हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में वेक्टर्स एंड स्केलर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर्स के टाइप्स क्या है और इसके क्या क्या लॉज है इस वेक्टर्स को ऐड करने के, राइट। ओके। तो ये वेक्टर एंड स्केलर जो टॉपिक है काफी यूजफुल है जो बच्चे 11th क्लास में हैं, और बेसिक जो फिजिक्स है उसको समझना है, क्योंकि जो भी सारे जो क्वांटिटीज है उसको मेनली हम वेक्टर है स्केलर में हम क्लासिफाई करेंगे। तो मेनली जहाँ पे वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, उस चीजों को समझने के लिए हमको उसका बेसिक जरूरत है समझने की, राइट। इस टॉपिक में यानी वेक्टर और स्केलर में हम इसी बेसिक चीज को समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज होता क्या है, इसके क्या क्या लॉज है, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं आईआईटी जेई और नीट के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो ओके, तो चलते हैं। तो टॉपिक आज का है आपका वेक्टर एंड स्केलर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स है आपका वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो बिफोर स्टार्ट द वेक्टर क्वांटिटी हम अब पहले फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देखते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है, तो आप लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो काफी टाइम के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग का भी प्रॉब्लम है, बट ये 2-4 दिनों में आई थिंक इम्प्रूव हो जाएगा। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने 9th 10th में भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नाम सुना होगा, भौतिक राशि। जैसे वो सारे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। जैसे मास का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मास कोई हमको वेजिटेबल खरीदना है तो जनरली हम किसमें मेजरमेंट करते हैं उसका, मास को केजी किलोग्राम में। लेंथ का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, लंबाई का मीटर में। तो ये सब जो जैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन है। तो ऑल दोज क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, राइट। तो लाइक सपोज एग्जांपल लीजिए, फीलिंग है, पेन है, हैप्पीनेस है। ये सब जो क्वांटिटी है, इसको मेजरमेंट करने का कोई रूल्स नहीं है कि आपको इतना पेन हो रहा है या पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो किस सर्टेन लेवल तक हो रहा है। फीलिंग की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, सैडनेस की बात करते हैं। तो ये सब जो क्वांट क्वांट मतलब एक टाइप की क्वांटिटी है, इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ क्या, वो सारे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured, which can be measured are called physical quantity, are called physical quantity. ओके, जिन सारे क्वांटिटीज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको क्या नाम दिया हमने, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मास ले लीजिए, तो मास का मेजरमेंट हम किसमें करते हैं, किलोग्राम में, केजी में। लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ का मेजरमेंट किसमें करते हैं, मीटर में। लेंथ का मेजरमेंट मीटर मीटर में। टेम्परेचर ले लेते हैं, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट किस में करते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जैसे हम करंट का मेजरमेंट करना हो तो करंट का मेजरमेंट करने के क्या तरीके हैं, तो करंट का मेजरमेंट हम एम्पियर में करते हैं, राइट। तो
वो सारे क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं है, लाइक तो इसमें आप देखेंगे जैसे फीलिंग, फीलिंग को मेजर करने का कोई तरीका थोड़ी है। तो फीलिंग हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस, तो ये सारे क्वांटिटीज है जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड, तो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, दीज आर नॉट, दीज आर नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आई होप सब आपको समझ में आया होगा फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। ओके, अब इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर कैटेगरी है जिसको हमको 11th 12th में पढ़ना है, जो आईआईटी जेईई और नीट के लिए हमको स्टडी करनी है, वो है वेक्टर एंड स्केलर। इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो कैटेगरी में बांटा। ये फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, इसके दो कैटेगरी हो गए, कौन कौन, सॉरी इस फिजिकल क्वांटिटी के दो कैटेगरी कौन, पहला आपका हो गया वेक्टर, पहला है आपका वेक्टर और दूसरा है आपका स्केलर। फर्स्ट हो गया आपका वेक्टर, दूसरा हो गया स्केलर। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी टेंसर एक कॉमन टर्म है। टेंसर जिसका रैंक 0 होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं, और जिसका रैंक 1 होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, राइट। तो टेंसर के बारे में आपको हायर स्टडीज में पढ़ना है, जो वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, वो डिपेंड्स अपॉन द रैंक। तो ये सब चीजें आपके 11th के सिलेबस में नहीं है। 11th में जस्ट आपको टेंसर जिसका रैंक 0 हो उसको स्केलर बोलते हैं, और टेंसर जिसका रैंक 1 हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तीन ही वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको स्टडी करनी है 11th क्लास में, राइट, जो आपको जेईई और नीट का के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये मतलब वेक्टर क्वांटिटी बोले तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसके लिए बेसिक जो पैरामीटर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होगा, इसमें डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये एडिशन लॉ, वेक्टर को ऐड करने के जो तरीके हैं उसको फॉलो करे, एडिशन लॉ वेक्टर को ये फॉलो करे, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो क्या डेफिनेशन आप देंगे, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी which having direction, magnitude and follow addition law of vector like triangle law, parallelogram law और polygon law, राइट। ये अगर लॉ को फॉलो करता है तभी आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आप केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, राइट। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि जो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो और एडिशन लॉ वेक्टर को फॉलो करता हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which having direction, magnitude, and follow addition law of vector, follow addition laws of vector is called वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन है, राइट, कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने वेलोसिटी का नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा, फोर्स का नाम सुना होगा, ये सब जो क्वांटिटीज है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना होगा। ओके, तो
आपको याद नहीं करना है। ये जैसे हमने जो अभी जो एग्जांपल दिया है इसको आपको याद नहीं करना है, जस्ट ध्यान रखना है कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको इन जनरल मतलब बैठ के याद नहीं करना है कि ये सब वेक्टर है, ये सब स्केलर है। आपको आईआईटी जेईई या नीट का एग्जाम देना है या कि केवल बोर्ड का एग्जाम देना है आपको, राइट। याद नहीं करना है, जस्ट समझना है कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है। और जो इसके एग्जांपल्स है, जैसे जैसे टॉपिक आएगा आगे आगे आले जो कमिंग चैप्टर्स है उसमें आप सीख जाएंगे कि कौन ये जो क्वांटिटी है वेक्टर है और ये क्वांटिटी जो है स्केलर है। ओके, एग्जाम्पल में लिख देता हूं बट आपको याद नहीं रखना है। क्या क्या हो गया, स्टार्ट कर दे डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ओके, एक्सेलरेशन है। ये सब चीजें आप 9th 10th में भी सुने होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। फोर्स के बारे में भी नाम सुना होगा आप, फोर्स हो गया, ओके। इम्पल्स है, टॉर्क है। ये सब क्वांटिटीज क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, ओके। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और पैरेलल एडिशन लॉ वेक्टर को भी वो फॉलो करना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। स्केलर क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास को ले लीजिए, तो मास को मेजरमेंट करने का कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस डायरेक्शन में हम मास का मेजरमेंट करेंगे तो ये कम दिखाएगा और इस डायरेक्शन में ज्यादा दिखाएगा, ओके। पर वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये है। जैसे मान लीजिए हम वेजिटेबल खरीदते हैं, तो जो किलोग्राम है या 1 kg 5 kg जो भी हम वेजिटेबल लेते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड से रखना है, अप से रखना है, डाउन से रखना है, ओके। उसकी एक वैल्यू है, वैल्यू या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोले तो जिसमें जैसे जैसे 5 kg 10 kg 20 kg 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू तो है, मैग्नीट्यूड तो है, बट इसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब किसी भी साइड से मेजरमेंट करेंगे तो वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, फिजिकल क्वांटिटी having magnitude only, magnitude that is value, ओके। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या समझते होंगे, मान, ओके। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जैसे मास को ले लेते हैं, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट इसकी एक वैल्यू है, इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसका एक मान है, ओके। 5 kg 10 kg ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड ही है ना। मास हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। तो ये सबको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं, बट इसमें एक वैल्यू होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब जो वेक्टर है उसका नोटेशन क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ओके। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वांटिटी है, वो वेक्टर है, तो वेक्टर है मतलब उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे कि सपोज ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो मान ए जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम, उसके ऊपर हम एरो साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एरो साइन लगा देते हैं। एरो साइन लगाने से उसमें जो वेक्टर के फीचर्स है, जो टेक्सचर के किसी भी क्वांटिटी को में जो वेक्टर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, जो बेसिक फीचर होना चाहिए, वो उसमें है। मतलब अगर ए को मैं वेक्टर बोल रहा हूं तो उसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी अगर आप लिखते हैं तो उसमें अंडरस्टूड है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है और वो एडिशन लॉ को फॉलो करता है। राइट? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लीजिए लेट ए is a vector quantity, a is a vector quantity। अगर a को मैं वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। देन it is represented as, it is represented as cap, सॉरी कैप नहीं, एरो ओवर दैट वेक्टर, एरो, एरो ओवर ए। ए के ऊपर क्या लगा देंगे? एरो, दैट इज ए वेक्टर है, इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया। तो इस किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए के ऊपर एरो लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो हो गया। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट, मान लीजिए दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, एक की वैल्यू ज्यादा है, एक की वैल्यू कम है, एक की वैल्यू ज्यादा है, एक की वैल्यू कम है। तो लेंथ ऑफ जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस वेक्टर का वैल्यू ज्यादा है और किस वेक्टर की वैल्यू कम है। राइट? विच वेक्टर इज ग्रेटर एंड विच वेक्टर इज स्मॉलर। जैसे मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स है। ए को मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है, और बी कुछ ऐसे है, बी कुछ ऐसे है। तो एरो का अगर साइज देखेंगे फर्स्ट में, एरो का साइज अगर आप फर्स्ट में देखते हैं तो छोटा है, और एरो का साइज जो बी में है वो ज्यादा है, बड़ा है। ये सर नो, तो ए जिसका एरो का साइज बड़ा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बड़े वेक्टर को, मतलब ग्रेटर वेक्टर को, और जिसकी एरो का साइज छोटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉलर वेक्टर को। राइट? और डायरेक्शन किधर से किधर, इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल और इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। तो दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर, और दिस इज हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर। ओके, ये आपका टेल हो गया, ये आपका हेड हो गया। राइट? तो दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर। और डायरेक्शन किधर से किधर होता है? फ्रॉम टेल टू हेड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे हम मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी भी वेक्टर के। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज written as, written as mod of a। आई होप मोड फंक्शन का नाम आप सुने होंगे, जो मोड फंक्शन होता है उसका नाम, इसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ फंक्शन। तो किसी भी क्वांटिटी को जब मोड के अंदर हम डालते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है हमेशा एक पॉजिटिव निकलता है। अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको मोड के अंदर डालना है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों एक ही चीज है।
जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना हो तो इसको क्या करेंगे, मोड के अंडर डालेंगे और रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, बी। तो दोनों सेम ही चीज है, मोड ऑफ बी और बी, सिंपली बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर की वैल्यू कितना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मोड ऑफ एक्स जो है ये एक्स होता है कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वलिटी आप लगा सकते हैं। जब मॉड के अंदर कोई वेक्टर सॉरी जो कोई क्वांटिटी अगर वो पॉजिटिव है तो जब वो बाहर निकलेगा मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव के साथ निकलेगा। अगर मॉड ऑफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स कब होगा, जब मॉड के अंदर जो नंबर है या जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, लेस देन जीरो है। जब लेस देन जीरो होगा तो जब मॉड हम हटाएंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, मॉड हटाने के बाद रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव निकलना है। बट एक्स जो है खुद में निगेटिव है, एक्स जो है खुद में निगेटिव है। अगर उसको हमको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके पहले एक माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ थ्री है, तो ये थ्री जो है ग्रेटर देन जीरो है, इस जब मॉड हटाएंगे तो सिंपली थ्री दिखना है आपको। बट यहीं पे मॉड ऑफ माइनस थ्री, थ्री जो माइनस थ्री जो है लेस देन जीरो नंबर है, तो जब मॉड आप हटाएंगे तो इसके पहले जो भी मॉड के अंदर है उसके पहले एक माइनस लगा देना है, क्या हो जाएगा अल्टीमेटली थ्री। तो इट मीन्स दैट आप जब मॉड को हटाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा अल्टीमेटली वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। एरो का साइज जो है वो बड़ा हो छोटा हो तो कौन सा वेक्टर बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये सब चीजें हमने देखा, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल वगैरह कैसे मेजरमेंट किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच। हेडिंग आप दे देंगे, हाउ टू मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ टू मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ टू मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का मेजरमेंट कैसे करना है, राइट। फर्स्ट मेथड क्या है, तो अगर दो वेक्टर दे रखा हो तो एक वेक्टर को सपोज हमने फिक्स कर दिया और दूसरे वेक्टर को उसी के प्लेन में, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है, हम शिफ्ट करते हैं। तो एक चीज क्या क्या करना है, अगर किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट करते हैं विदाउट एनी ओरिएंटेशन, विदाउट एनी रोटेशन, तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक पेन है, ओके, इसका डायरेक्शन किधर से इधर है, यहां से लेकर टेल से लेकर हेड तक। अगर इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा, आगे शिफ्ट करना हो या पीछे शिफ्ट करना हो, राइट या लेफ्ट, इसको रोटेट नहीं करना है, इसको रोटेट नहीं करना है। देखो रोटेट करेंगे आप तो क्या होगा, इसका एंगल चेंज होगा, इसका लेंथ जो चेंज नहीं हो रहा है पेन का, इस पेन का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर आप रोटेट करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। और वेक्टर में क्या है, वेक्टर में आप तो डायरेक्शन चेंज कर दीजिए या मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या दोनों चेंज कर दीजिए तो हम बोलते हैं वेक्टर में चेंज हुआ है। क्या क्या, इफ यू चेंज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, देन वेक्टर विल चेंज, ओके। इसका मतलब अब एंगल हमको मेजरमेंट करना है, तब मान लीजिए दो वेक्टर दे रखा है, तो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के क्या तरीके हैं, जैसे सपोज दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर कोई भी मान सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो हम देखते हैं शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टेल टेल, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन, फर्स्ट मेथड क्या है, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टेल एंड टेल ऑफ टू वेक्टर्स। इसका क्या मतलब, ये तो इस वेक्टर, एक वेक्टर का तो टेल यहाँ है बट बी वेक्टर का हेड यहाँ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो बी को शिफ्ट कर लीजिए, आप चाहे तो ए को शिफ्ट कर लीजिए। बट शिफ्टिंग करते वक्त ध्यान रखना है किसी भी वेक्टर का या मूव करते वक्त उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर का मतलब क्या बोले, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया,
विदाउट चेंजिंग द वेक्टर हमको एंगल निकालना है। तो क्या करते हैं, एक जैसे मान लीजिए वेक्टर ए को हम एज इट इज रखा, वेक्टर बी को हमने शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, बट इसका डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया, डायरेक्शन जैसे पहले है वैसा ही है, बट इसको आगे की तरफ शिफ्ट किया हमने। ओके, तो ये जो एंगल है, द मिनिमम एंगल बिटवीन टू टेल्स ऑफ ए वेक्टर, टू द मिनिमम एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, कैसे करना है, मान लीजिए दो वेक्टर का टेल एक जगह नहीं है, तो आप किसी एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करके क्या करना है, दोनों को टेल को एक जगह लाना है, फिर उनके बीच का मिनिमम एंगल देखना है। मिनिमम एंगल क्या, क्योंकि ये भी एक एंगल नहीं है दोनों के बीच का, बट ये आपको कंसीडर नहीं करना है। ओके, ये आपको कंसीडर नहीं करना है, कौन सा, मिनिमम एंगल देखना है। दोनों के बीच का जो छोटा एंगल है वो यही है, ये तो बड़ा वाला एंगल है। ओके, क्या लिखेंगे आप इसमें, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द minimum angle between their corresponding tails। उनके टेल के बीच का जो मिनिमम एंगल है वही हमारा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। पहला मेथड तो यही है, दोनों के टेल को दीपक एक जगह लाना है, बट विदाउट एनी रोटेशन ऑफ ए वेक्टर, और मिनिमम एंगल देख लेना है, वहीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका उसी टाइप का है, मिनिमम एंगल बिटवीन टू हेड्स, मिनिमम एंगल बिटवीन टू heads is the angle between two vectors, is the angle between two vectors। ओके, इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है। तो क्या इसमें बोला हमने, उनके हेड्स के बीच का मिनिमम एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आप चाहे तो बी को पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक इसको आप सेम तरीका है, बी को शिफ्ट करने का क्या मतलब, इसको यहाँ पे लाइए, तो बी को हमने यहाँ पे लाया, दिस इज ऑल्सो बी, और ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दोनों के हेड्स के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा होगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। The minimum angle between two heads is the angle between two vectors। ओके, तो कैसे कैसे आप एंगल निकाल सकते हैं, दोनों का टेल्स के बीच का मिनिमम एंगल देख लेना है, और दोनों के हेड्स के बीच का मिनिमम एंगल देख लेना है, वहीं आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। और दूसरा क्या, तीसरा क्या तरीका है, मान लीजिए एक टेल है, एक हेड है, टेल है, तो आप इस वेक्टर को आगे, एक टाइप का कोई नया तरीका नहीं है, वही है, ए और बी है, बी को आगे प्रोसीड कर दिया और इसके बीच का एंगल देख लिया, यही हमारा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। तो आप ज्यादा कोशिश कीजिए, किसी एक में प्रैक्टिस करने का, आपको आदत हो जाएगी, तो फिर निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे दो वेक्टर्स के टेल के बीच का एंगल देखते रहिए हमेशा, वहीं दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, आप दो तीन पॉइंट में लिख देता हूं जिसको आप ध्यान रखिएगा। ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड इन द प्लेन विदाउट changing their direction, while doing this
doing this, direction and magnitude of vector will not change. Direction while doing this, तो वेक्टर विल नॉट चेंज, ऐसे आप लिख सकते हैं, वेक्टर में कोई चेंज, डूइंग दिस वेक्टर विल नॉट चेंज, ऐसा करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे वेक्टर में ए में कोई चेंजेज नहीं होगा, राइट। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे बोले तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है, अब इसी वेक्टर को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो एंगल ये बना रहा है वो एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी मान लीजिए हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल से जो भी ये एंगल बना रहा है वो एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। सारे वेक्टर एक ही है, पीछे भी ला सकते हैं, आगे भी ला सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करा सकते हैं। ऐसा करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, अब हमको देखना है, एक एग्जांपल देखते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच का। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी तीन वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी तीन वेक्टर्स हैं। ये एंगल दे रहा है 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया आपको मान लीजिए 70 डिग्री, ये एंगल दे दिया 80 डिग्री। ये ए बी और सी, एरो साइन का आपको ध्यान रखना है, जो हमने ड्रॉ किया वैसा ही लेना है। निकालना क्या है आपको, फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फर्स्ट में वेक्टर ए एंड बी, बी में वेक्टर बी एंड सी, सी में वेक्टर सी एंड ए। इनके बीच का एंगल निकालना है आपको। स्क्रीन को पॉज करना है और फिर ट्राई करना है, कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, फिर आपको सोल्यूशन देखना है, राइट। पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। ओके, देखते हैं आप। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच का निकालना है मुझे एंगल, तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी ए है, और ये एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री। अब ए और बी के बीच का एंगल निकालने का क्या मतलब है, या तो दोनों के टेल का बीच एंगल देख लीजिए, या दोनों के हेड का बीच का एंगल देख लीजिए। तब क्या करते हैं, हम ए वेक्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे बी है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, ये एंगल आपका कितना दे रखा है 80 डिग्री, ये एंगल दिया है 80 डिग्री, बी कितना बच जाएगा 100 डिग्री, राइट। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का टेल के बीच का एंगल, बट मिनिमम देखना है। तो ये एंगल आपका कितना है, टोटल 360, 100 ये हो गया, ये हो गया 2860। ओके, तो मिनिमम एंगल ए और बी के बीच का कितना 100 डिग्री। हमको क्या लेना है, टेल के बीच का तो एंगल लेना है, बट मिनिमम भी देखना है मुझे। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यही वाला, यस और नो। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी आपका कितना आ जाएगा 100 डिग्री, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड में क्या पूछा है, बी एंड सी। तो बी और सी को देखिए, वेक्टर बी आपका ऐसे है कुछ, और वेक्टर सी ऐसे है। वेक्टर बी और सी दिया है, तो वेक्टर बी और ये 70 डिग्री दे रखा है, ये जो एंगल है 70 डिग्री है। अब एंगल देखना कैसे है हमको, अब हम किसी भी वेक्टर को आगे बढ़ा के टेल टेल के बीच का एंगल देख लेते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा टोटल 180। इसी भी लाइन के अलॉन्ग ये एंगल टोटल कितना बनता है 180, तो ये अगर 70 हो गया तो बचा कितना 110। बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 110। सो एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 110 डिग्री, राइट। फिर देखिए सी और ए के बीच, तो सी ये रखा है और ए रखा है, तो दिस इज सी दिया है आपका, दिस इज ए, वेक्टर ए, दिस इज सी,
तो ए एंगल दिया है आपका 30 डिग्री, ये एंगल दिया है आपका 30 डिग्री। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप आगे बढ़ाइए, सी को थोड़ा आगे बढ़ाया हमने, फिर ये दिस इज ए, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, हमको मिनिमम एंगल चाहिए, ये कितना हो जाएगा 150, टोटल 180 है, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना 150 डिग्री, मिनिमम एंगल देखना है। तो ये हमारा लार्जर एंगल है बट हमको मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम तो यही है ना 150, यस और नो, मिनिमम कितना हो गया 150। सो एंगल बिटवीन ए एंड सी इज 150 डिग्री, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। ओके, तो हमने ट्राई किया कि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करें। अगर मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ, पूरा 11th का जो टॉपिक है वो मैं अपलोड करूंगा लेक्चर के थ्रू। लेक्चर मतलब रेगुलर डेली तो नहीं आएंगे, बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। जो बच्चे 11th क्लास में कंप्लीट 11th पढ़ाने वाला हूं मैं इस बार, जो साथ साथ मैं जो बच्चे ऑलरेडी 12th में है या 12th पास है, 11th का उनका बहुत सारा टॉपिक हो गया है, उनके लिए मैं एक टाइप का रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ जो हमारे टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स पे मिल जाएगा। आपको सिंपली वहां पे कम्युनिटी में जाना है, या मैं वीडियो के थ्रू भी उसको अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं कम्युनिटी में भी ये मिल जाएगा आपको, या मेरे लेक्चर सीरीज में जाकर भी आप देखेंगे रिवीजन वाला सीरीज, वहां पे आपको मिलेगा कि 11th और 12th में जो बच्चे हैं या जो 12th पास है वो रिवीजन कैसे करें, जिसमें हम डीपीपी देते हैं वीकली, जिसमें लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जेई मेन टाइप के, जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। ओके, कॉन्सेप्ट एक बार आप सीख जाएंगे, अच्छे प्रॉब्लम पे आप भी पकड़ हो जाएगी, तो ये सब एग्जाम निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। बट जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये एग्जाम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कंपटीशन बहुत है। दिस ईयर 21 लाख बच्चे जे नीट में अपियर हो रहे हैं, 12 लाख से जेई में, तो कंपटीशन बहुत है, तो आपको ऑब्वियसली डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट की पकड़ होगा तभी जाकर आप क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो मेरे चैनल हुआ टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स, और आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी 600 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पुराना मेरा चैनल नहीं है और मैं टेलीग्राम पे भी नया ही हूँ, 600 सब्सक्राइबर हैं। अब वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे वीकली में अपडेट देते रहता हूँ, क्या करना है नहीं करना है, जो भी असाइनमेंट है मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ। तो आप दोनों ज्वाइन कीजिए और जरूर आपको फायदा होगा, मैं आपको श्योर करता हूँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, क्या तरीके हैं, सब हम चीजें देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।